अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग कंसीडर होता है एज वेल एज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो लाजमी तौर पर एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो आइए वीबीटी को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेस्पर थ्योरी को। अब पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आता है कि जब एक थ्योरी आई जिसने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो हमें इस वीबीटी की जरूरत क्यों पड़ी या इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हुई। अच्छा, उसका सिंपल सा आंसर है कि जो आपके पास वेस्पर थ्योरी थी ये सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री, इन दो चीजों के ऊपर फुली फोकस कर रही थी। लेकिन वेस्पर थ्योरी कहीं पर भी इस चीज को नहीं बता रही थी कि जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो बॉन्ड बनता किस तरीके से है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग जो है वो हमें वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी इसकी वीबीटी की। वीबीटी ने मेनली फोकस किया इसके ऊपर कि इसने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग, कि बॉन्ड बनता किस तरह से है, बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती हैं, ये बेसिकली एक्सप्लेन किया वीबीटी ने। तो मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है वीबीटी को। तो वीबीटी को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली वीबीटी किस चीज के ऊपर मेनली फोकस कर रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर, कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान। आइए वीबीटी को देखते हैं। वीबीटी जिसका एब्रीविएशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, तो उसी बेस पे इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम दिया गया। यानी कि ऐसी थ्योरी जो बॉन्ड बनाने को एक्सप्लेन करे, और बॉन्ड बनेगा किसके थ्रू, थ्रू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्यारे बच्चों, हिटलर और लंदन ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1927 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। इसको आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यू। बेसिकली मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दिया है, पहले बुक से थोड़ा सा हट के मैंने अपनी वर्डिंग में कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जनरेट किया, जिससे आपको इंशाल्लाह बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों वीबीटी का? वीबीटी एक्सप्लेन करती है बॉन्ड फॉर्मेशन को। ये तो मैंने आपको अभी बोल के जो है बता भी दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग क्या, ये वीबीटी ने एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक टर्म मैंने लिखी है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हम सब वेल अवेयर हैं ऑर्बिटल की टर्म से। ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी एटसेट्रा। शेल डिवाइड होता है तो सब शेल बनते हैं, सब शेल डिवाइड होता है तो ऑर्बिटल्स बनते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बातें हमें पहले से पता है। तो वीबीटी बेस करती थी किसके ऊपर? की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। किसी भी एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो या तो हाफ फील्ड है या पार्शली फील्ड है। ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। हाफ फील्ड होने का मतलब क्या है? जैसे पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो हाफ फील्ड है। पार्शली फील्ड का मतलब क्या? अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 को छोड़ के आप 1 से लेके 5 तक जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन पी के अंदर फिल कर दें वो पार्शली फील्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। 3 को मैंने क्यों स्किप किया? क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाफ फील्ड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो या पार्शली फील्ड हो, जब वो ओवरलैप करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैप? ओवरलैप का मतलब होता है मिलना। जैसे मेरे ये दो हैंड्स हैं, मैं कहता हूँ जी इन्होंने ओवरलैप करना है, तो ये ओवरलैप जो है वो किस तरह से करेंगे? ऑर्बिटल्स, ये देखिए ये मेरे हैंड्स के दरमियान में जो है आप समझिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, यानी कि इनका आपस में मिलना। इसी तरीके से आप समझिए जी एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए और इन्होंने ये देखिए इस तरह से आपस में क्या कर लिया जी? ओवरलैप कर लिया। अब ओवरलैप करने के नतीजे में बच्चों क्या बन जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया, तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह से वीबीटी एक्सप्लेन करती है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये क्या होते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। तो अब तक हमें क्या समझ आया वीबीटी में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेदर वो हाफ फील्ड हो या पार्शली फील्ड हो, जब वो मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, सिग्मा भी और पाई भी।
तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वीबीटी ने किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया। एक चीज आपने और याद रखनी है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो यानी कि खाली हो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो फिर वो ओवरलैपिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि जब ऑर्बिटल होगा ही एम्प्टी तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। पोस्टुलेट्स देखें जी, जो बुक की पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर लिख दी है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है जी? व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स किसके वैलेंस शेल के ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ विद ईच अदर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप का मतलब क्या है? एक्सटेंट का मतलब होता है बच्चों जिस हद तक ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैप ज्यादा होगा, उतना ही उनके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि अब आप ये देखें इसको, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को, कि आप एक आपके पास ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल आपके पास ये है, ये इनके दरमियान में ओवरलैप अगर होता है तो ये जहां पर इनकी टेल है या जो ये वाला जगह, सिर्फ इतना हिस्सा इसके इस रीजन के साथ मिल पा रहा है, यानी कि यहाँ पर ओवरलैप रीजन क्या है? कम है, कम जगह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं, तो अब आप देखें कि इनके दरमियान में ओवरलैप रीजन क्या है? ज्यादा। उसकी वजह क्या है कि ऊपर से भी ओवरलैप कर पा रहे हैं और नीचे से भी ओवरलैप कर पा रहे हैं। तो जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड भी क्या होता चला जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तीसरी बात जी, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल क्यों होता है उसकी मैं रीजन आपको बता दूं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स एक खास डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं और फिर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी? डायरेक्शनल होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता क्या है पहले तो आप इसको समझ लें। सिग्मा बॉन्ड हम कहते हैं जब ऑर्बिटल्स के दरमियान में क्या हो? ओवरलैप हो, ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। किस तरह से हो बच्चों? तीन तरह के मैं वर्ड्स यहां पर यूज करूंगा। वो या तो हो आपके पास लीनियर, या क्या हो हेड टू हेड, या क्या हो एक्सियल हो। ये तीनों टर्म्स जो मैंने लिख दी हैं मतलब एक ही है, कि जब भी दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। लीनियर ओवरलैप का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, ये इन दोनों के दरमियान में लीनियर ओवरलैप हो रहा है, या ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, इन दोनों के दरमियान में हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। एक्सियल का मतलब क्या है? ये देखिए जी, दोनों ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पे हैं, इसे कह देते हैं जी एक्सियल ओवरलैप। तो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में लीनियर हेड टू हेड एक्सियल ओवरलैप होगा तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आगे मैं डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा। पहली एग्जांपल मैंने लिया जी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब S और S ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये थ्योरी हम रीड कर लेंगे। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये आपके पास हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो क्या बनेगी? 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिटल है। अब मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक s ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया दूसरा s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास है। अब क्या होगा कि ये दोनों s ऑर्बिटल्स नेक्स्ट फेज में एक दूसरे के करीब आएंगे। जब ये करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ये एक दूसरे के साथ करेंगे जी ओवरलैप। अब आप ये देखें, ये वाली जो जगह बन रही है आपके पास, यहां पर क्या होगा? ओवरलैप होगा। और इस ओवरलैप के नतीजे में, अब ये ओवरलैप कैसे हो रहा है? हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। इसके नतीजे में इनके दरमियान में क्या बन जाएगा जी? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस मैं इस कॉर्नर पे शो करता हूं, दूसरे का इस जगह पे शो करता हूं। ये इनके दरमियान में मौजूद वो लाइन है जिस लाइन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद है, और इस लाइन को हम नाम क्या दे देते हैं जी, बॉन्ड एक्सिस का नाम दे देते हैं या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का नाम दे देते हैं। तो ये जो आपके पास अब बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये कैसे बना है, हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, बिल्कुल ऐसे ही कि एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, दोनों के सर जब आपस में मिलेंगे, या आप इसे कह सकते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैप, और इसके नतीजे में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब थ्योरी देखते हैं जी, बुक क्या कहती है। अब वो कहते हैं जी, एज टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, देयर वन एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप, तो उनके जो वन एस ऑर्बिटल है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको बता दिया था, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं जी, पेयर अप हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकल होती है अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन किस जगह पर मौजूद हैं, तो वो मौजूद होते हैं दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर एक्सिस कह देते हैं या बॉन्ड एक्सिस कह देते हैं। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बना, कैसे बना, जब S और S ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिले, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, लिनियर ओवरलैप हुआ, एक्सियल ओवरलैप हुआ, उसके नतीजे में क्या बन गया जी, सिग्मा बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ओवरलैप, वो है S और P ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैप। इसको जिस एग्जांपल से समझेंगे वो एग्जांपल है HF मॉलिक्यूल की। अब ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ जी, हो क्या रहा है। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं दोनों की जी। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगी जी 1s1। फ्लोरीन की अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखेंगे 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। क्लियर? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, देखें, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, एनर्जी सेम थी, तो आपने इनके अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को रखना है, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एड अप करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर तो सारे ही ऑर्बिटल्स मुकम्मल तौर पर फील्ड हैं, सिवाय इस 2pz ऑर्बिटल के जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, हाफ फील्ड है या पार्शली फील्ड है। तो आप ये देखें कि आपके पास हाइड्रोजन, और अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। इसको डायग्राम से देखें, ये हाइड्रोजन का आ गया जी 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसका देखें जी 2pz ऑर्बिटल आपके पास आ गया, ये आ गया जी फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल जिसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के दरमियान में होगा घमासान युद्ध, या इन दोनों के दरमियान में होगी जी लड़ाई। लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के साथ सर जोड़ के जो है वो लड़ाई करेंगे। ये आपके पास समझाना क्या चाह रहा हूं कि इनके दरमियान में क्या होगा जी, ओवरलैप। ये देखें, इस जगह के ऊपर दोनों के दरमियान में क्या हो गया जी, ओवरलैप हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसके ओवरलैप के नतीजे में नेक्स्ट जो है, इस ओवरलैप रीजन को हम दिखा देते हैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके, दूसरे रीजन को हम थोड़ा स्मॉल करके दिखा देते हैं। तो ये जो आपके पास बना है, दिस इज शोइंग ओवरलैप रीजन, और दिस इज शोइंग द सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके पास जो है इसी 2pz ऑर्बिटल का दूसरे वाला छोटा लोब आ गया। तो HF मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1s, फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को मिले, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ और सिग्मा बॉन्ड बन गया। थ्योरी को देखते हैं जी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड ऑर्बिटल यानी कि S जो है हाइड्रोजन एटम का, वो ओवरलैप करता है विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो कि P है। P भी कौन से वाला है, 2pz है, जो इसके साथ ओवरलैप करता है, बिल्कुल दिख रहा है डायग्राम में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है जी, एंड लाइज करती है क्लोजर टू फ्लोरीन एटम ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या कह रहा है कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या वो इलेक्ट्रॉन पेयर है
वो फ्लोरीन के ज्यादा करीब होता है। अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो आप कहें जी ये अगर आपका H है तो ये आपका F है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन एटम के ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज अबाउट HF मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s1। क्लोरीन की मैं कर देता हूँ 17 एटॉमिक नंबर है। देखें 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2p। अब देखें 2 और 2 सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py and 3pzr। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 के बाद देखें 13, 14, 15, 16, 17। अब आपके पास जो बचा हाफ फील्ड ऑर्बिटल या पार्शली फील्ड ऑर्बिटल जो बचा, बल्कि हम हाफ फील्ड कह देते हैं क्योंकि ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3pz जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। डायग्राम में देखते हैं इसको। ये आपका भाईजान आ गया 1s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेके। ये आ गया जी क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल 3pz ऑर्बिटल, जिसके अंदर भी है एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के दरमियान में क्या होगा, ओवरलैप होगा। ओवरलैप जो है वो हम शो कर देते हैं ये डॉटेड लाइन से। ठीक हो गया, चलिए इसको भी थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं। ये देखिए ये ओवरलैप हो गया दोनों के दरमियान में। और फिर नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ ओवरलैप हुआ, इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और HCl के दरमियान में क्या हो गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं एज अ ओवरलैप। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ओवरलैप। तो इसी को अपनी वर्डिंग में लिख दें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड या 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद द 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम and their overlap is linear या head to head overlap. As a result of head to head overlap, sigma bond is formed between H and Cl. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन आपके पास लाई करेगी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, और वो क्लोजर होगी क्लोरीन एटम के, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। नेक्स्ट बेटा जी थर्ड एग्जांपल, इसी S और P और ओवरलैप की मैं आपको दूंगा H2S का मॉलिक्यूल। कुछ बातें यहाँ लिख दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये H2S का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसकी ज्योमेट्री आपके पास स्ट्रेट लाइन ना हो उसको हम नॉन लीनियर कह देते हैं। बेंट या एंगुलर शेप इसकी ज्योमेट्री होती है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इन बातों को समझ सकें। H2S में आपके पास ये सल्फर होता है, यहाँ पर ये होता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है यहाँ, यहाँ होता है लोन पेयर और एक लोन पेयर होता है यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि जो ये वाला लोन पेयर है सल्फर का, इसने इस हाइड्रोजन को रिपेल किया, इसको रिपेल किया, जिससे ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट या एंगुलर। और आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम सीधी लाइन में सल्फर के साथ अटैच नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 92 डिग्री। आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे ये बातें। 3p ऑर्बिटल्स जो हैं 3py 3pz ऑफ सल्फर ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब आप देखें जी सल्फर जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 16 एटॉमिक नंबर है जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। अब देखें 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 के बाद देखिए जी 13, 14, 15, 13, 14, 15 और ये आ गया जी आपका 16। अब ये जो आपके दो बच गए 3py और 3pz, ये क्या है जी, हाफ फील्ड है। यही हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग के अंदर। कैसे हिस्सा लेंगे अब आप ये देखें कि ये हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के अंदर आपका 3py, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं 3pz ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने एक्सिस पे नहीं जाना कि आपने सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 3py को ड्रॉ किया हो। एक्सिस जो फिक्स नहीं होते, आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं कह देता हूँ जी मेरा 3py है, बल्कि यहाँ तो हम ओवरलैप दिखाएंगे इसका
इसको हम यहाँ बना देते हैं, ये हम क्या देते हैं जी, हमारा है 3p y और ये है जी मेरा 3p z ऑर्बिटल। अब 3p y ऑर्बिटल के साथ किसने ओवरलैप करना है, हाइड्रोजन के दो एटम्स जुड़ेंगे, तो यहां पर आकर ओवरलैप करता है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, किसका, हाइड्रोजन का। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 3pz के साथ जो ओवरलैप करता है हाइड्रोजन का एटम, वो इस जगह से आके करता है 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरीके से 3py के साथ एक 1s ऑर्बिटल और 3pz के साथ भी एक 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, और H2s का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी, P एंड P का ओवरलैप देखते हैं। देखिए हमने अब तक तीन तरह के ओवरलैप्स पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा S और S का ओवरलैप पढ़ा हमने, उसके बाद हमने देखा S और P का ओवरलैप, और अब हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं P और P का ओवरलैप। P ऑर्बिटल ऑफ 2 क्लोरीन, अच्छा इसमें हम Cl2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे। किसकी एग्जांपल लेंगे, Cl2 की। एग्जांपल में हम लिख देते हैं जी, आ जाएगा जी Cl2 का मॉलिक्यूल। Cl2 की कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ऊपर मैं दोबारा नहीं इसका राइट करूंगा। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये रही, इसमें 3pz जो है वो आपके पास क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो अब आप ये देखें कि एक क्लोरीन का मैं ड्रॉ कर लेता हूं 3pz ऑर्बिटल यहाँ पर, और दूसरा ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पर। ये भी क्या है बच्चों, 3pz ऑर्बिटल, ये भी क्या है 3pz ऑर्बिटल। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो इनका ओवरलैप हम दिखाते हैं कुछ यूं। ये इनका क्या हो गया जी, ओवरलैप हो गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओवरलैप इनके दरमियान में क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। एक क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ, ये इनके दरमियान में लाइन और इसमें मौजूद दो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या बन गया, Cl2 का मॉलिक्यूल बन गया। p orbital of two chlorine atoms overlap and electron density is symmetrical around the nucleus। तो दो जो p orbital है 3pz वो ओवरलैप करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास इस न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है, क्योंकि दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसी भी एक एटम की तरफ ज्यादा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हमने समझ लिया कि जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ लीनियर हेड टू हेड एक्सियल ओवरलैप करेंगे तो जी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और इसमें हमने एग्जांपल भी पढ़ लिया, H2 का मॉलिक्यूल देखा, HF, HCl, H2S का मॉलिक्यूल देखा, और लास्ट में Cl2 का मॉलिक्यूल देखा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी पाई बॉन्ड। पहले देखें पाई बॉन्ड बनता कैसे है, जब वो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह से ओवरलैप हो, पैरेलल या साइडवेज। यानी कि ये देखें, ये एक ऑर्बिटल समझ लें, ये आप समझ लें जी दूसरा ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस टाइम पैरेलल पोजीशन में है। इस टाइम इसकी कैप कैप के साथ ओवरलैप कर सकती है, और मार्कर की टेल टेल के साथ ओवरलैप कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल ओवरलैप। या ये दोनों एक दूसरे के साथ साइडवेज या एक ही साइड से ओवरलैप करें, दिस इज कॉल्ड पैरेलल या साइडवेज ओवरलैप। इसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाता है पाई बॉन्ड का। आप इसको बड़ी आसानी से याद भी रख सकते हैं। ये देखें बच्चों, P से पैरेलल है और P से ही बनता है पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल है, मैंने O2 का मॉलिक्यूल जो है वो लिया है, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो बनता है, उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय द कॉन्फ़िगरेशन से। ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 2O24, ये देखिए 5 6 7 8। अब आपके पास बच्चों दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बच गए, एक है 2py और एक क्या है 2pz। अब 2py और 2py ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करेंगे तो भी क्या बनेगा, इनके ओवरलैप से बनेगा जी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो आपने कहना है पाई।
पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा हो गया, तो दूसरा बनने वाला 2pz और 2pz के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई। तो याद रखें हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद अगर ओवरलैप हो तो फिर पाई बॉन्ड बनते चले जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब ऑक्सीजन के अंदर 2py और 2pz जो है ये ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं इसको हम देखते हैं कि आपके पास ये है 2py ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया 2pc ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम का। यहां से दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ जाता है, वो इसके साथ ओवरलैप किया 2py और ये हो गया 2pc। अब इन दोनों ये जो है आपके पास ये कौन सा वाला है जी, 2py है, और ये वाला जो है ये क्या है जी, 2pz है। अब ये आप देखें कि 2py और 2py में कौन सा ओवरलैप हो रहा है जी, लीनियर ओवरलैप हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट देखिए सिग्मा बॉन्ड 2pz और 2pz में पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा था मार्कर का हेड हेड से मिल रहा है, टेल टेल से मिल रही है। सो दिस विल गिव यू पाई बॉन्ड। सो ऊपर और नीचे के नतीजे में जो ओवरलैप हो रहा है दिस गिव यू द पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर जो है वो आपके पास एक पाई बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। 2py से ओवरलैप करेगा सिग्मा बनेगा 2pz से ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का एटम ये है, दूसरा ये है। जब 2py ने ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड बना, 2pz और 2pz ने ओवरलैप किया तो पाई बॉन्ड बना। तो इस तरीके से O2 के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगली लास्ट एग्जांपल है जी फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन को देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अटॉमिक नंबर इसका 7 है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। 2 2 4 5 6 7 7 जो है इसमें जी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और 3 जो हैं आपके पास वो क्या मौजूद हैं, यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, मतलब ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। ध्यान से डायग्राम को समझें, पहले मैं 2px ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बच्चों आ गया x एक्सिस के अलोंग 2px, ये आ गया 2py अलोंग द y एक्सिस, और ये आ गया 2pz अलोंग द z एक्सिस। ठीक है, तीनों हमने ड्रॉ कर लिए। मेंशन भी कर देते हैं जी, ये आपका 2px है, इसको समझना आए। ये y एक्सिस के अलोंग 2py है, और z एक्सिस के अलोंग क्या है, 2pz है। एक नाइट्रोजन का एटम आ गया N2 का मतलब दूसरा नाइट्रोजन का एटम आएगा इसके साथ। ये 2px जो है ये ओवरलैप कर गया 2px के साथ दूसरे नाइट्रोजन एटम का। ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2py और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2pz आ गया। तो 2px और 2px ने जो है वो तो लीनियर ओवरलैप कर लिया, तो ये दोनों तो बना देंगे सिग्मा बॉन्ड। 2py ने ओवरलैप किया ऊपर से और नीचे से, तो इसके नतीजे में बन गया जी पाई बॉन्ड। 2pz ने ओवरलैप किया 2pz के साथ, तो इसके नतीजे में बन गया पाई बॉन्ड। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड आ गया पहले वाला, ये 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये भी क्या है आपके पास पाई बॉन्ड है। और एक ड्रम नुमा शेप जो है वो यहाँ पर बन जाती है, और नाइट्रोजन के अंदर जो है वो इस तरह से 1 2 3 ये 3 लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इसमें एक सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं आपके पास, पाई बॉन्ड होते हैं। तो 2px के ओवरलैप सिग्मा बना, 2py और 2pz जब ओवरलैप करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। लिमिटेशंस क्या है, वीबीडी किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। इट फेल टू एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल्स इन वाटर एंड अमोनिया। वाटर और अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है वीबीडी ने हमें नहीं बताया। इक्वल एंड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया।
क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो वैलेंसी है वो ये होती है कि किसी भी एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कार्बन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px 2py में एक और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वीबीटी के हिसाब से कार्बन क्या है, डाईवैलेंट है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। ये सारा चक्कर क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट इतना ध्यान में रखें कि इसने टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग कार्बन क्या है, डाईवैलेंट है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करे या मैग्नेट से खींचे, उससे हम कहते हैं जी ये पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये बात हमें वीबीटी ने नहीं बताई। वीबीटी ने सिर्फ हमें बताया कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये 3 पॉइंट जो है इसने नहीं बताए थे, ये आपने जहन में रखने हैं किसके लिए, फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वैसे ये पूरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का के अंदर पूछ लिया जाए, लाइक वो पूछ ले जी H2S मॉलिक्यूल को डिस्कस करें, एक्सप्लेन द शेप या स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2S मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो आप इस सारे को देख के जो है वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।